हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त हो गए। तो आज हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। ठीक है, इसमें आज हम लोग क्या क्या करेंगे? तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ रिकैप करेंगे और हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका ध्यान दीजिए एकदम। ठीक है, हाँ। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका पहले म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में चर्चा किया हुआ है आपकी किताब में। और उसके बाद हम लोग आपका देखेंगे किसको, टीआरएनए को। ठीक है, कि टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ को हम लोग समझेंगे। एनसीईआरटी में आपका आपके पास हो सकता है कि दो अलग अलग तरह का एनसीईआरटी होगा। ठीक है, जिसमें कि किन्हीं किन्हीं के बुक में कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, किन्हीं किन्हीं के किताब में ऐसा डायग्राम बना होगा। तो इस दोनों ही चीज़ को हम लोग डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों है भाई, है ना। और दोनों का कौन सा सही स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग है उसका, क्लोवर लाइक लीफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, रिकैप में मैंने आपको बता रखा था, क्या मैंने आपको बताया था रिकैप में? इससे पहले क्या याद करो यार, क्या बताया था इससे पहले मैंने आपको बताया था आपका जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो इससे हम लोगों ने ये बात समझा था कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा या फिर जो रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए से डीएनए बनना, तो रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों में ही क्या होता है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि अगर एडेनिन है तो फिर यहाँ पर थाइमीन होगा, है ना। और अगर आरएनए था तो एडेनिन के जगह पर, है ना, एडेनिन के साथ में थाइमीन के जगह पर यूरासिल होगा, है ना। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि डीएनए से एमआरएनए में डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल का, लेकिन एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कोई कॉम्प्लीमेंट्री रूल का। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर वहां पर कोई ना कोई कोड होता होगा, कुछ ना कुछ कोडिंग सीक्वेंस, कुछ जेनेटिक कोड होता होगा, जो जेनेटिक कोड, कोई पर्टिकुलर जेनेटिक कोड कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, मतलब बनाएगा। तो फिर जा करके यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग समझे थे किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। और ये बात हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाले थे कि भाई ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कैन बी कॉल्ड एज जेनेटिक कोड्स या फिर कोडोन्स। और आपने इसके बारे में क्या समझा? इसके बारे में आपने ये समझा कि भाई जो जेनेटिक कोड है वो कितना है, लगभग 64 है, लेकिन 64 जेनेटिक कोड में से सिर्फ 61 जेनेटिक कोड विल कोड फॉर द अमीनो एसिड। रेस्ट ऑफ 3 जेनेटिक कोड विल बी टर्म्ड एज स्टॉप कोडोन, दैट विल डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, है ना। या तो उसको स्टॉप कोडोन कहते हैं या तो उसको टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट दिख रहा बढ़िया शानदार दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें आगे? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ये कैमरे में जो चल रहा होता है ना, वो वहाँ पर पीसी में दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, कि सब कुछ ओके है कि नहीं। ठीक है, लाइव जब लूँगा तो आपके कमेंट्स में वहाँ पर पढ़ पाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए, ये सब हो गया ना। और जेनेटिक कोड में कुछ बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो चेकर बोर्ड है इसको समझा दो एक बार। तो ये चेकर बोर्ड में क्या है ना, ये चेकर बोर्ड में क्या है कि ये मान लो कोई जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड इस अमीनो एसिड को बनाएगा, ये वाला जेनेटिक कोड इस अमीनो एसिड को बनाएगा। इसमें ये पूरा चीज़ दिया हुआ है। क्या आपको सारा याद रखना? आपको सारा याद नहीं रखना है। इसके ट्रिक होते हैं पूरे पूरे बनाने के लिए, जब आप एडवांस जेनेटिक्स जब आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन में, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप BSc MSc आप करो। मैं चाहता हूँ कि आप नीट क्रैक करो, डॉक्टर बनो, या कुछ और आप करो, बायोटेक्नोलॉजी करो। ये सब कोर्सेज में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मत करो। ठीक है, कुछ बढ़िया टेक्निकल कोर्स करो, उसमें जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, रिसर्च में जाओ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का शुरू है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? आपके एनसीईआरटी में ये म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के नाम से आपका हेडिंग दिया हुआ होता है। ठीक है, अब म्यूटेशन का मीनिंग क्या है, इसको एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आ जाना। ठीक है, सडन चेंज आ जाना। अब चेंज आप बोलोगे सर चेंज तो सर हम लोग भी तो बंदर से बने हैं, तो बंदर में भी पहले पूंछ होता था, अभी पूंछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे कुछ चेंजेस आया है। तो वो जो चेंजेस है ना, उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, जो कि धीरे धीरे करके आएगा, ग्रेजुअल आएगा, और एक डेवलपमेंटल टाइप का ही चेंज होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन में। लेकिन यहां पर जो हम लोग म्यूटेशन का बात कर रहे हैं, म्यूटेशन का मतलब हुआ क्या? म्यूटेशन का मतलब हुआ सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो अब एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान सुनना। ठीक है, अब ये मान लो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में ये छोटा सा सेल होगा, और सेल के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए हुआ वहां पर, है ना। तो आपको मैंने ये बात बताया हुआ है कि कोई भी फीचर्स है ना, पूरा जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पूरा जो फीचर्स है, जो ट्रेट्स है, वो सब कुछ है ना, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है उस ट्रेट्स का, उस लक्षण का, उस कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि उसका हाइट कैसा होगा, उसका बाल करली होगा कि स्ट्रेट होगा, वो सारा चीज को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके जेनेटिक मटीरियल में स्टोर्ड रहता है कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्मेट में। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, नहीं है, ठीक है, ओके। अब समझिए एकदम ध्यान से, अब इसको आप समझिए, अब इसको आप समझिए कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल में सब कुछ स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए में अगर कुछ चेंज आ जाएगा, अगर मान लो इसमें कुछ चेंज आता है, तो अगर जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज आ गया, तो उसका जो कैरेक्टर्स है, जो उसका ट्रेट्स है, वो भी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा भाई? अब इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर से मोबाइल आपका ऑपरेट होता है, ठीक है। मोबाइल आपका कैमरा कैसे खुलेगा, बढ़िया होगा कि नहीं होगा, सब कुछ। तो इस सॉफ्टवेयर को ही अगर आप चेंज कर दोगे, तो जो फीचर्स था, जो सब कुछ आप चला रहे थे फ़ोन, वो सब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अब एप्पल का मोबाइल में आप एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आप डाल दोगे तो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ठीक वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो आपका फिनोटाइप है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से जो अपीयरेंस है, आउटर अपीयरेंस है, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशंस में ये बात कहा जाता है कि म्यूटेशन का मतलब हुआ सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल दैट विल रिजल्ट्स इन द चेंज इन द फिनोटाइप। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आइए एकदम ध्यान से सुनिए अब, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग ये बात लिख सकते हैं, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, रुको एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। डेफिनेशन में हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट विल results in the change in phenotype of individuals, ठीक है। कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में नहीं है। अब एकदम ध्यान से समझो, जो आपका ये है म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन का जो है ना टाइप होता है अलग अलग। अब ये टाइप अभी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जब आप पढ़ोगे म्यूटेशन तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके बुक में चर्चा किया हुआ है किसका? पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का। तो क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा टाइप्स, ठीक है, इसके टाइप्स। और ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं, ठीक है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ये जो क्रोमोजोम होता है, ये जो क्रोमोजोम होता है, जो कि आप किताब में ऐसे बनाते हो, रियल में जब आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ जाएगा तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम को बोला गया है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। और चेंज इन द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को बोला गया है पॉइंट म्यूटेशन। एकदम ध्यान से समझते हैं एक एक बात को, ठीक है। देखो, अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में ही अगर बदलाव आ गया तो उसको बोलेंगे क्रोमोजोम में एबरेशन हो गया, क्रोमोजोमल एबरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर बदल गया, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैसे बदलेगा भाई? तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो सकता है बदले कब? जब मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो मान लो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मतलब स्पर्म और एग, जब गैमेट फॉर्मेशन जब करेगा तो गैमेट फॉर्मेशन
कैसे होता है? सेल डिवीजन से होता है, मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। तो सेल डिवीजन जब होगा तो एक सेल जब अपने आप को जब डिवाइड कर रहा होगा तो ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है ना इस स्टेज में, जो आप पढ़ते हो मेटाफेज पढ़ते हो, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। तो क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के टाइम में ही कुछ गड़बड़ी हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, समझे बात को? तो वो गड़बड़ के कारण जो है क्रोमोसोम नंबर बदल जाता है। समझ में आया बात? फिर से सुनिए ध्यान से। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ ऐसे करके मिडिल में आ जाएगा, ठीक है? और क्रोमोसोम जो ऐसे मिडिल में आ जाएगा ना, तो क्रोमोसोम्स फिर क्या होगा कि ये सेपरेट होगा, ऐसे करके ये आधा आधा सेपरेट होगा, समझे बात को? तो ये क्रोमोसोम्स के सेपरेशन में कुछ एरर, कुछ गड़बड़ी, शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर, कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण जो सेल्स है उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, एन्यूप्लॉइडी, क्योंकि उसका जो प्लॉइडी है वो बदल जाता है। प्लॉइडी मतलब वो जो सेट होता है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है? चेंज इन द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का मतलब हुआ पॉइंट म्यूटेशन। क्यों बोलते हैं इसको पॉइंट म्यूटेशन? क्योंकि मान लो कि ये कोई डीएनए है, ठीक है? अब ये जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए में मान लो ये कोई है ना, एकदम ध्यान देना, ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए में मान लो कि, थोड़ा सा इग्नोर करना अगर आपको आवाज़ अगर आ रहा है तो। यहाँ तक मेरी आवाज़ क्लियर है ना अच्छे से? वाईफाई जो है वो लगाने वाले आए हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा इग्नोर करना आवाज़ को, ठीक है? थोड़ा मैनेज करो, मेरा भी ऑफलाइन क्लास भी है, ठीक है? चलिए आइए ध्यान से सुनिए एकदम बात को। चेंज इन द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्यों बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन? क्योंकि ये जो डीएनए है इसमें क्या होता है लगा हुआ, इसमें होता है लगा हुआ नाइट्रोजनस बेसिस। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें से मान लो कहीं पर एक पॉइंट पर है ना, कहीं पर एक पॉइंट अगर बदलाव आया है ना, मान लो कि यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन इस तरह से लगा हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर मान लो कि थाइमिन में मान लो बदलाव आया, थाइमिन बदल गया, किसमें मान लो गुआनिन में बदल गया ना, ऐसा बदल सकता है, कैसे बदलेगा आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये किसी एक पॉइंट पे बदलाव आया ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं है। आगे बढ़े, चलो ओके बढ़ते हैं ना। अब देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? आपका जो किताब है वो कहता है, ठीक है? आपका किताब कहता है कि भाई एक क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है? क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है? क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का क्या, जिसको बोला गया है सीकल सेल एनीमिया, SICKLE, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है? समझते हैं एकदम ध्यान से सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है? देखो जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, जो आरबीसी का जो शेप है, ये शेप कुछ ऐसा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कनकेव, है ना? बाई कनकेव मतलब क्या, इधर से भी कनकेव शेप है, ये देखो ये कनकेव शेप है, इधर से भी कैसा शेप है, कनकेव, और इधर से भी कनकेव, है ना? सेल ये लेंस पढ़ते हो ना, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, है ना? तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, कनकेव होता है, बाई दोनों तरफ कनकेव है, ठीक है? अब ये जो बाई कनकेव शेप है, इस बाई कनकेव वाले शेप में ही कुछ बदलाव आ जाता है, ठीक है? अब यहां पर क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है? कैसे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है? तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, इसमें GAG नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GUG नाम का नाइट्रोजनस बेसिस में, ठीक है? और उस कारण से यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जो आरबीसी होगा वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा सिकल शेप में, है ना? SICKLE, सिकल शेप में, ठीक है? इसको बोलते हैं सिकल। गांव वगैरह में क्या होता है ना कि ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, है ना? इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर ऐसे धार बना होता है, ठीक है? घास वगैरह काटा जाता है इसको, है ना? तो इसी को बोलते हैं सिकल, ठीक है? इसी को बोलते हैं क्या, सिकल, ठीक है? तो क्या आपको ये बात अभी समझ में आ रहा है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नॉर्मल जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी का शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है बाइकनकेव, ठीक है? अब ये बाइकनकेव शेप है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाला डिजीज में जो बाइकनकेव शेप है आरबीसी का, वो बदल जाता है किसमें, सिकल शेप में बदल जाता है, ठीक है? और वो कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसिस जो GAG था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
GUG में। इसी कारण से ये चीज़ होता है। इसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में भी यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। ये पूरा पूरा जो डिटेलिंग है वो आपका कहाँ पर दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बता दें क्या इसमें? क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर बता देते हैं, हो सकता है कि बच्चा लोग नहीं पढ़ के आया होगा आप लोग, है ना, वो वाला चैप्टर को बता देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, देखो, दिस रिजल्ट्स इन द change of amino acid in the beta globin chain at the 6th position from glutamic acid to वैलीन। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। क्या आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता है? बताओ बताओ, चैट में बताओ हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो यहाँ पर है एक आयरन, ठीक है, यहाँ पर है एक आयरन, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर है चेन, है ना, प्रोटीन चेन है। ये जो प्रोटीन चेन है इसको बोला गया है क्या? अल्फा चेन। ठीक है, अल्फा चेन। और यहाँ पर जो है इस तरह से, यहाँ पर जो है इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है बीटा चेन। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, एक हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हेम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन चेन। ये ग्लोबिलिन कहाँ दिया हुआ है? ग्लोबिन कहाँ दिया हुआ है? आप जब पढ़ते हो ना, आप जब पढ़ते हो क्लास 11th, जो कि आप नहीं पढ़ते हो क्लास 11 में, क्लास 11th में आप पढ़ते हो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में वहाँ पे आपके बारे में, मतलब वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म करता है ना, आईजी बोलते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, वो डिफेंस मैकेनिज्म करता है। और जो ये जो ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन चेन, ये ग्लोबिन चेन किसमें बनता है? ये इसमें बनता है ना, हेमोग्लोबिन में बनता है। ठीक है, तो ये होता है क्या? अल्फा चेन, ये होता है बीटा चेन। तो ये ग्लोबिन चेन है। ये क्या है? ये है आपका प्रोटीन चेन। ठीक है, तो जब ये प्रोटीन चेन होगा तो आपको ये बात अपने आप यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये प्रोटीन चेन है तो इसका मतलब ये बना होगा किसका? ये बना होगा किसका? ये बना होगा अमीनो एसिड का बना होगा, है ना। तो इसी अमीनो एसिड में जो छठा वाला जो पोजीशन है, अमीनो एसिड में जो सिक्स्थ वाला जो पोजीशन है, सिक्स्थ वाले पोजीशन में होता है क्या? यहाँ पर होता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। नॉर्मल कंडीशन में जो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऐसे 4 ग्लोबिन चेन होता है, क्योंकि ये बात आपको शायद आपको याद आ रहा हो, आपका क्लास 11th के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में लिखा होता है कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है। कैसे ले जाता है? क्योंकि इसके पास 4 चेन है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन को बाइंडिंग करके ले जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हाँ, ये हम लोग समझ रहे थे कि जो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है बना हुआ? ये वाला आपका बना हुआ ग्लोबिन चेन। तो बीटा ग्लोबिन चेन जो कि प्रोटीन चेन होता है, प्रोटीन है इसका मतलब अमीनो एसिड का चेन होगा, तो छठा वाला पोजीशन पर जो नॉर्मल कंडीशन है, छठा वाला पोजीशन पर जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या पाया जाएगा? ग्लूटामिक एसिड पाया जाएगा। लेकिन यही वाला जब म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा जब, है ना, चेंज हो जाएगा, सीकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है? है ना, इसको गिनने मत लगना कि छठा पोजीशन लिखे हैं कि नहीं, वो रैंडम लिखे हैं छठा पोजीशन। ठीक है, छठा पोजीशन जो है ना, ये जो छठा वाला पोजीशन है, यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर वैलीन हो जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन हो जाता है। इसी कारण से जो आरबीसी का जो शेप है, जो कि आपका होता है कैसा? बाइकनकेव, ये बदल जाता है किसमें? सिकल शेप में बदल जाता है।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी ऐसे बोलेगा कि भैया पॉइंट म्यूटेशन का एक क्लासिकल एग्जांपल होता है क्या, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में ये होगा कि जो आरबीसी है वो बदल जाता है बाइकनकेव से सिकल शेप में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए एक बात एकदम अच्छे से। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हो मलेरिया, आप पढ़ते हो मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत भयानक वाला। ठीक है, मलेरिया में क्या होता है ना कि मलेरिया में जो आपका किस चीज़ से होगा, वो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट से होता है। तो वो प्लाज्मोडियम जैसे अटैक करेगा, है ना, जब अटैक करेगा बॉडी में, मतलब मच्छर के द्वारा आएगा, फीमेल मच्छर के द्वारा आएगा, और उसके बाद ये जो है प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा बॉडी में। तो जब ये अंदर जाएगा बॉडी में तो उसके बाद ये पहुंचता है कहाँ, लीवर में पहुंचता है। ठीक है, लीवर में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचता है ये, लीवर के बाद फिर आरबीसी में पहुंचता है। लीवर में घुस जाएगा, एक सेल के अंदर अटैक करेगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद उसको बर्स्ट करा देगा, फिर वो पहुंचेगा आरबीसी में। तो आरबीसी में भी ये अपना ए सेक्सुअल साइकिल ये चलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो एक प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट आया जो कि मलेरिया कॉज कराएगा, वो बॉडी में घुसने के बाद वो आरबीसी में भी घुसता है। और आरबीसी का नॉर्मल जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी पर्सन को अगर ये सिकल सेल एनीमिया अगर हो गया है तो जो लाइफ साइकिल है आरबीसी का वो 120 डेज से घट करके 1-2 सप्ताह का हो जाता है। समझे बात को, लगभग 2 सप्ताह के आसपास का होगा। समझ में आ रहा है बात। तो सिकल सेल एनेमिक पर्सन को, सिकल सेल एनेमिक पेशेंट्स को मलेरिया होने का चांसेस 0 हो जाता है। मलेरिया नहीं होगा क्योंकि पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आया बात समझ में, वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा, फिर समझे, खत्म हो जाएगा। चलो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसा था, है ना। चलो कि कोई एक बीमारी से होने से कोई दूसरा बीमारी से बच रहे हो, मतलब ये हुआ इस बात का कि जिस इंसान का पैर नहीं है वो इंसान जो है ना उसका पैर डैमेज नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा ही बात हो गया, बेचारा का आरबीसी खराब हो गया तो आरबीसी में कैसे आएगा वो पैरासाइट। ठीक है, चलिए आइए अब सुनिए एक बात, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये था आपका म्यूटेशन वाली बात पूरा। ठीक है, ये था आपका म्यूटेशन वाला बात। अब इसमें एक और चीज़ बताना है, इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा रुकिए बस। गुड, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो अब मान लो कि आपके पास जो है ना, मान लो कि आपके पास जो है यहाँ पर इस तरह से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। ठीक है, इस तरह से मान लो नाइट्रोजनस बेसिस लगा हुआ है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो एक बात समझो, नॉर्मल पीपल, है ना, सुनो, सॉरी ये क्या है आपका mRNA है। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मल पीपल विल सी दिस इमेज लाइक दिस, बायोलॉजी स्टूडेंट विल सी दिस इमेज लाइक दिस। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आप मेरी बात को आप समझ गए, बोलो, है ना। नॉर्मल लोग कैसे देखेंगे इसको, नाइट्रोजनस बेस की तरह देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे कि जो ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है उसी को तो जेनेटिक कोड कहते हैं, मतलब इसको हम लोग ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है। ठीक है, पढ़ा रखे हैं पिछले वाले क्लास में ना, ट्रिपलेट्स को जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक, अब एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। तो ये जो एक जो जेनेटिक कोड है, ये जो एक जो जेनेटिक कोड है जो कि कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाएगा, ये वाला भी कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाएगा, ये वाला भी कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो है ना, अगर मान लो कि आप कोई चीज़ को यहाँ पर क्या करते हो, आप मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ को आप क्या करते हो, आप इंसर्ट करते हो, है ना, इंसर्ट द नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, अगर मान लो कोई नाइट्रोजनस बेस को आप इंसर्ट करते हो, कहाँ पर इंसर्ट करते हो, तो मान लो कि आप जो है ना, आप मान लो कि यहाँ पर कहीं पर आप इंसर्ट किए, किसको इंसर्ट किए, तो आप मान लो कि आप इंसर्ट करते हो गुआनिन को। ठीक है, गुआनिन को आप इंसर्ट किए। तो जो चीज़ पहले आप पढ़ा करते थे
इस तरह से आप पढ़ा करते थे, इस तरह से आप पढ़ा करते थे, वो चीज़ अब आप कैसे पढ़ोगे? ये वाला तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, सही है, लेकिन अब आप कैसे पढ़ोगे? अब आप जो पहले आप इसको ऐसे पढ़े थे, अब आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, क्योंकि आपका ट्रिपलेट तो ही पूरा हो गया, 1 2 3। फिर आप ये ट्रिपलेट को आप कैसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे। फिर आप ये ट्रिपलेट को कैसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब म्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसर्शन किए। मान लो कि किसी को इंसर्ट अगर कर दिए, तो इंसर्ट करने से क्या हुआ? जो रीडिंग फ्रेम था ना, पूरा रीडिंग फ्रेम, ये रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया, रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो पहले ऐसे पढ़ते थे हम लोग, वो अब कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे वो खिसक जाएगा पूरा। तो रीडिंग फ्रेम क्या हो गया? बदल गया, है ना। चेंज इन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। अब एक बात बताओ सोच के, अब एक बात बताओ सोच के, एकदम ध्यान से सोच के बताओ कि अगर ये वाला, अगर ये बनाता था, है ना, ये वाला अगर ये बनाता था, तो क्या अब जो आपका ये वाला है, ये भी यही बनाएगा? तो बदल गया ना भाई। GAG, है ना, GAG जो अमीनो एसिड को बनाता था, वही GGA नाम का अमीनो एसिड को ही बनाएगा क्या? दोनों तो अलग अलग सीक्वेंस है ना। तो फिर इसका मतलब ये वाला कोई अलग वाला अमीनो एसिड बनाएगा, है ना। तो इससे आपको सिंपली आपको ये बात समझ में आता है, ये बात आपको समझ में आता है क्या, कि अगर आप इंसर्ट करोगे नाइट्रोजनस बेसिस को, तो फिर चेंज हो जाएगा रीडिंग फ्रेम, है ना, चेंज हो जाएगा रीडिंग फ्रेम। और रीडिंग फ्रेम के चेंज होने से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, है ना। ये बात समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन इसको आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से इंसर्ट आप किए, वैसे ही अगर आप डिलीट भी कर दोगे ना, इंसर्शन और डिलीशन, डिलीशन वाला करके दिखाएं, आओ देखो दिखाते हैं डिलीशन वाला करके, है ना। मान लो नॉर्मली आप ऐसे पढ़ते हो AUG CUG AAU, है ना, U आप ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें जब आप पढ़ते हो ऐसे, तो ये वाला ऐसे पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया और ऐसे पढ़ाया, ठीक है। लेकिन जब आप मान लो किसी को आप डिलीट कर दिए, किसको डिलीट करें? बताओ बताओ, किसको डिलीट करें? इसको डिलीट करें? किसी को भी कर देते हैं ना। ओहो, इतना बड़ा नहीं डिलीट करना भाई। मान लो कि आप इसको डिलीट कर दिए, इसको आप क्या किया? डिलीट कर दिए, ठीक है। तो अब आप कैसे पढ़ोगे बताओ? अब आप ऐसे पढ़ोगे, ये वाला तो पढ़ लिए, ये वाला भी पढ़ लिए, अब ये वाला ऐसे पढ़ेंगे, है ना। अब ये वाला ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पर मान लो कोई एडनिन है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया बात? ठीक है पूरा। तो डिलीशन करने से या फिर इंसर्शन करने से नाइट्रोजनस बेसिस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम अगर बदल गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड के सीक्वेंस में भी। इसी को आपका जो किताब है बहुत घटिया तरीके से बताया है। आपको सिंपली आपको ये समझना है कि अगर कोई नाइट्रोजनस बेसिस का अगर सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में चाहे आप इंसर्शन कर लो, चाहे आप डिलीशन कर लो, रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। रीडिंग फ्रेम अगर बदल जाएगा तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देखो आओ, देखो आओ, एकदम ध्यान से देखो। एकदम ध्यान से देखो। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। हाँ भाई, सही बात है। जीन्स और डीएनए के टर्म्स में हम लोग म्यूटेशन का स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसका रिलेशन को समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? तो जीन्स, एक एक जीन्स क्या होता है? एक एक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जीन बदला तो कैरेक्टर बदला। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत, है ना। जीन्स मतलब क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है। अब पूरी बातें क्लियर है? आप म्यूटेशन के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज इजी टू कॉम्प्रहेंड, ठीक है। इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। लॉस और गेन भी हो सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में चर्चा करेगा। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन कहाँ से है बताया मैंने आपको, है ना। रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक है।
फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट भी कहते हैं, ठीक है, आयनिक फॉर्म में। तो ये क्या है, ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वैलीन में, ठीक है। It results into diseased condition called as sickle cell anemia, effect of point mutation that insert or deletes a base in structural gene can be better understand by following simple example। ये simple example तो बिल्कुल ही नहीं है, ये simple example दिख रहा है, राम हैज रेड कैप। अब इसमें मान लो कि एक तो बी को ऐड कर दिया है ना, तो अब जो राम हैज, अब ये रेड नहीं पढ़ाएगा, अब ये ब्रे पढ़ाएगा, ब्रे, है ना, समझ में आया बात। और फिर ये डीके, डीके यहाँ पर बच गया, और ये पी बच गया, देखो बदला, है ना। फिर आप मान लो कि अगर आई अगर ऐड किया है ना, तो अब ये ऐसे तीन को पढ़ा है, ये ऐसे तीन को पढ़ा है, और अब ये एक दो तीन, मतलब देखो एक दो और ये तीन, है ना, बी आई आर, देखो बी आई आर ये ऐसे पढ़ाएगा, फिर ये वाला ऐसे पढ़ाएगा, देखो है बी आई आर लिखा है, फिर ई डी सी लिखा है, देखो ई डी और सी लिखा है, फिर ये ए और पी बच जाएगा यहाँ पर, देखो सिंगल है। फिर यहाँ मान लो अगर जी ऐड कर दिया है ना, जी ऐड कर दिया, तो फिर राम हैज़ बी आई जी को साथ में लिखेगा, फिर आर को ये इसके साथ दो के साथ लिख देगा ना, देखो बिग लिखा हुआ है, और यहाँ पर आर ई डी लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये कैप लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है बात। वैसे ही ठीक उस तरह से अगर आप डिलीट करोगे तो लिखाएगा, है ना, डिलीट करोगे तो लिखाएगा राम हैज़ किसको, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर आर ई डी, आर को राम हैज़ रेड, है ना, आर को डिलीट किया, कहाँ गया रे यार, राम हैज़ रेड, हाँ, आर को डिलीट करेगा, आर को मान लो इसको आर को डिलीट करेगा, तो ई डी सी को लिखेंगे, रुको पेन चेंज करने दो। अगर आर को अगर डिलीट किया मान लो, है ना, तो आर को अगर डिलीट किया, इसको फिर से समझेगा, आर को अगर डिलीट किया तो अब ई डी सी पढ़ाएगा, देखो ई डी सी पढ़ाया, और ये ए पी बच जाएगा, है ना। फिर किसको डिलीट किया है, ई को डिलीट किया, तो ई को अगर डिलीट करेंगे, ई को अगर डिलीट करेंगे, कहाँ गया रे, ई को डिलीट कर देंगे, तो क्या पढ़ाएगा, डी सी ए पढ़ाएगा, देखो डी सी ए पढ़ाया है ना। फिर उसका इसको डिलीट किया, डी को डिलीट किया, है ना, डी को डिलीट किया, डी को भी डिलीट किया, तो सी ए पी पढ़ाएगा, सी ए पी पढ़ाएगा, पूरा गायब हो गया। तो ये थोड़ा सा टफ टाइप का था, है ना, आप अपने से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, तो उसमें टेंशन होने वाली बात नहीं है। आपको सिंपली आपको क्या समझना था कि एक अगर इस तरह से सीक्वेंस है, इसमें अगर आप एडिशन करो, डिलीशन करो, कुछ भी अगर आप करोगे तो रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, रीडिंग फ्रेम अगर बदलेगा तो फिर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस भी बदलेगा, ठीक है। देखो इसी बात का चर्चा किया हुआ यहाँ पर, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ से सॉरी, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन में, कंक्लूजन है कि फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज बहुत ऑब्वियस है कि इंसर्शन और डिलीशन अगर करते हैं वन और टू बेसिस का, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है रीडिंग फ्रेम, है ना, कहाँ से, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, मतलब ये है कि जहाँ से आप ऐड या डिलीट आप कर रहे हो वहीं से बदलेगा। क्या इसमें कोई बदलाव आया, इसमें बदलाव आया, इसमें आया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, बदलाव आया इसके बाद से, है ना, ठीक है। However, such mutation are referred to as frame shift insertion या फिर frame shift deletion mutation बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये तीन को लाइन को भी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा, यहाँ तक क्लियर है पूरा, चलो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है ना। अब आओ देखते हैं कुछ कंक्लूजन, वही कंक्लूजन को लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, है ना, जो बुक में था, क्या लिखा हुआ है, बाई इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस, इस पर ध्यान देना, अरे इस पर ध्यान देना बच्चा, बच्चा ध्यान देना मेरा, डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस विल लीड्स टू द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, नोन एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब एकदम ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, पूछा क्वेश्चन, चलिए सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया, क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको करना है इंसर्शन और डिलीशन, आपको करना है इंसर्शन और डिलीशन, तो आप एक ऐसा टेक्निक बताओ कि आप इंसर्शन और डिलीशन आप कर रहे हो, आप इंसर्शन और डिलीशन आप कर रहे हो, और जहां पर आप किए, है ना, यहां पर मान लो इंसर्शन और डिलीशन आप किए, तो जहां पर आप किए सिर्फ वहीं पे बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, ये नहीं कि इसके बाद से पूरा सीक्वेंस बदल गया। सर इसका क्या मतलब हुआ, अरे सुन एकदम ध्यान से, बुड़बक बच्चा एकदम ध्यान सुन, एकदम ध्यान से सुन। इसको कैसे पढ़ता है, इसको पढ़ता है ना ऐसे, ऐसे,
ऐसे ही ना पढ़ते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए यू जी बनाएगा कुछ, बनाएगा ना, ये जी यू जी बनाएगा कुछ, ये भी बनाएगा कुछ, है ना, ये भी बनाएगा कुछ, इसको ग्रीन का हो गया ये, ठीक है, ये भी बनाएगा कुछ। एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। अगर आप मान लो कि आप क्या किए, आप यहाँ पर ऐड किए कुछ, ठीक है, आप यहाँ पर मान लो ऐड कर दिया ना, ऐड करने से भी या फिर डिलीट करने से भी, है ना, ध्यान दो एकदम, या तो ऐड करने से भी और या तो डिलीट करने से भी क्या होता है, रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। तो अगर आप मान लो कि आप ऐड किए यहाँ पर, ठीक है, ये तो करके बताए ना, सिंपली समझो ना कि एडिशन और डिलीशन से रीडिंग फ्रेम बदलता है। तो जो पहले रीडिंग फ्रेम था ऐसा, ठीक है, अब रीडिंग फ्रेम कैसा हो जाएगा, मान लो कि रीडिंग फ्रेम यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको डिलीट कर दिए तो फिर रीडिंग फ्रेम यहाँ ये 3 है, ये 3 है, अब ये मान लो कि ऐसा हो गया, अब ये 3 मान लो कि ऐसा हो गया, अब ये 3 मान लो कि ऐसा हो गया। तो एक बात बताओ, इससे पहले तो सब कुछ सेम है, ये वाला ये बना रहा है, अभी ये वाला ये बनाएगा, लेकिन अब इसके बाद से जो आप पहले वाइट वाले को आप कंसीडर करते थे ऐसे, एकदम ध्यान दो, इसको कंसीडर करते थे आप 3 ठो को, ये तो अब क्योंकि जी है ही नहीं, तो आप करोगे कंसीडर किसको, आप इसको कंसीडर करोगे। तो अब जो पहले जी यू ए बनाता था जो अमीनो एसिड को, क्या अब ये यू ए जी भी उसी अमीनो एसिड को बनाएगा? और जो पहले जी यू सी जिस अमीनो एसिड को बनाता था, अब क्या यू सी जी भी उसी को बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले जो रीडिंग फ्रेम हुआ करता था वो अब बदल गया, वो अब खिसक गया थोड़ा सा, है ना। तो जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जो जेनेटिक कोड होता है वो कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। अगर ये इसको अगर आप बदल दोगे तो ये भी बदल जाएगा, इसीलिए सब कुछ बदल जाता है। दुनिया बहुत खराब है, सब कुछ तुरंत तुरंत बदल जाता है ना, ऐसे एकदम वक्त, जज्बात, लोग, समय, सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर इतना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ इस तरह से आपको करना है इंसर्शन या फिर डिलीशन कि जहां पे आप किए हो सिर्फ वहीं पर बदले, सिर्फ यही वाला बदले, नहीं कि इसके बाद कभी सब कुछ चेंज हो जाए, पूरा खिसक जाए। बताइए टेक्निक। तो ये जब क्वेश्चन जब पूछे थे ना ऑफलाइन में, तो एक दो बच्चा बोला क्या कि सर हम ना सबसे लास्ट में चेंज करेंगे, इसके पहले नहीं कर, सबसे लास्ट में चेंज करेंगे, तो यहीं पर चेंज आए, इसके बाद का काट देंगे हमारे ने, यहां पर करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे बदलाव है, इससे पहले बदलाव नहीं आया। गलत बात है, चीटिंग करता था लोग। ठीक है, ध्यान दो एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान दो। तो इसका आंसर होगा कि अगर आप एक को आप नहीं बदलोगे, आप क्या करोगे, आप 3 ठो को आप बदल दोगे, है ना। एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। आप क्या किए, देखो ये ए यू जी था ना, ये सी यू जी था ना, ये जी यू ए था ना, ये जी यू सी था ना सबसे पहले शुरुआतिंग में, शुरुआत एकदम शुरुआत में। ठीक है, तो आप क्या किए, आप इसी को बदल दिया, पूरा पूरा को आप बदल दिए ना, इसी को पूरा तीनों को आप खत्म कर दिए, या फिर एक ठो और आप ले आए, 3 ठो वाला, है ना, आप ले आए 3 ठो। मान लो कि आप जी यू जी को आप ले आए, मतलब ये हुआ बात कि या तो एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ 3, है ना, और मल्टीपल ऑफ 3 को अगर आप ऐड या डिलीट अगर आप करोगे तो पूरा सीक्वेंस नहीं बदलेगा, पूरा फिर से समझाते हैं एक बार, फिर से सुनो एकदम ध्यान से। अगर मान लो कि आप जी यू जी को अगर आप यहां पर अगर आप कहीं पर बीच में अगर आप डाल देते हो, तो फिर ये सबको कुछ छेड़छाड़ हुआ है, ये बस यहाँ पर ऐड हो गया, ये एक ठोर अपना अमीनो एसिड को बनाएगा। तो मतलब जहाँ पर आप जो चीज़ की हो सिर्फ उसी में बदलाव आया, पूरा सब में छेड़छाड़ नहीं हुआ कुछ। अगर मान लो ये, अगर आप मान लो ये इसको पूरा को गायब कर देते हो तो ये वाला गायब हो जाएगा, इसमें कुछ बदलाव आया, इसमें कुछ बदलाव आया, नहीं आया। समझ में आया बात? क्या इसको लिखना था, इसको आपको नहीं लिखना था। ठीक है, फोटो खींचना है तो एक बार खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, इसको लेकिन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर इसका कंक्लूजन आपका लिखा हुआ है, देखो है लिखा हुआ कि इंसर्शन और डिलीशन अगर आप करते हो 3 या फिर उसके मल्टीपल कोडोन्स का, तो क्या होता है ना, विल कॉज अ रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। थोड़ा अंग्रेजी लिखा हुआ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा तो फिर संभाल लेना आप। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा कि एडिशन और डिलीशन करेंगे अगर 3 या फिर 3 का मल्टीपल का, तो फिर क्या हो जाएगा, रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, इसको चलो काटो। ठीक है, आगे बढ़े। आओ तो एक क्वेश्चन देखो, तो देखो एक क्वेश्चन देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज, there will be no change in the reading frame of the following mRNA: insertion of G, G, A, G,
इंसर्शन ऑफ GGU एट 7th 8th एंड 9th पोजीशन, मतलब 7 8 9 पोजीशन, मतलब साथ में ही जी को अगर ऐड कर देंगे। ये आंसर यार, देखो टिक मारो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत अभी तुरंत समझाएं यार, अभी तुरंत समझाएं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, PYQ है, ठीक है। अगेंस्ट द कोडोन UAC, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये TRNA का, आगे अभी पढ़ाएंगे TRNA, फिर इसको बताएंगे, ठीक है। सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड का सेलियंट फीचर, ये तो करा चुके हैं पिछले वाला स्लाइड में। इसका क्या होगा आंसर, मालूम है ना? यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि मान लो यू अगर फिनाइल एलानिन को अगर कोड करता है, तो फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर यू अगर है तो फिनाइल एलानिन को ही वो कोड करेगा, ठीक है। इसे बता चुके हैं। एजी कोड्स फॉर मिथियोनिन, ये भी करा चुके हैं। विच ऑफ द फीमेल जेनेटिक कोड अलाउज, हाँ ये वाला नहीं कराएं। और देखो ये भी करा चुके हैं यार, ये भी करा चुके हैं पिछले वाला स्लाइड में, ठीक है। इन विच ऑफ द डिसऑर्डर चेंज सिंगल बेस पेयर ऑफ द जीन ग्लूटामिक, हाँ ये देखो बनेगा, 2023 का क्वेश्चन है। अरे बोला तो कि सिंगल बेस पेयर में जीन में हम लोग चेंज करते हैं बीटा ग्लोबिन चेन में, रिजल्ट करता है ग्लूटामिक एसिड से बदल जाता है वैलिन में, आंसर सिकल सेल एनीमिया। आगे बढ़ो, मणिपुर में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में, ठीक है। अब क्या है, म्यूटेशन, हाँ ये तो करा दिया पूरा अभी, ठीक है। चलो अब मैंने आपको यहाँ पर रोका था ना कि ये 3 लाइन मत पढ़ो, तो ये 3 लाइन देखो क्या लिखा हुआ था इसमें। इंसर्शन, ओहो सॉरी, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, क्या होगा, है ना, ध्यान दो। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडोन्स, हेंस हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड, ठीक है। द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसका मीनिंग समझ में आना, बहुत खराब लैंग्वेज में लिखा है। समझ में आ रहा है मीनिंग? कहाँ गया? अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रेम में, अब दिख रहे हैं? मीनिंग से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, वही जो मैंने आपको लिखाया ना, कि अगर मान लो कि इंसर्ट या डिलीट किए हैं या तो 3 या तो मल्टीपल ऑफ 3 को, तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, है ना, मतलब पूरा फ्रेम पूरा नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब है TRNA, अब है TRNA, पढ़ें TRNA को, चलो ध्यान दो। तो आपके एनसीईआरटी में हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में हो सकता है कि टीआरएनए मॉलिक्यूल अलग अलग दिया हो, ठीक है। किसी में दिया होगा ये वाला स्ट्रक्चर, किसी में दिया होगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको समझते हैं हम लोग टीआरएनए के बारे में, ठीक है। कि टीआरएनए आपका जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं, एकदम ध्यान दो, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना। ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए से हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, तो डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका आरएनए, ठीक है। और आरएनए में मैंने आपको बताया कि आरएनए कितने तरह का होता है, आरएनए होता है 3 तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं mRNA जो कि आप पढ़े हो, दूसरा को हम लोग बोलते हैं tRNA जो कि आप अभी पढ़ोगे, तीसरा होता है क्या, rRNA, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है जो कि 3 तरह का होगा, एक होगा mRNA, एक होगा tRNA, एक होगा rRNA। rRNA क्या करता है, तो rRNA जो है, rRNA जो है राइबोसोम बनाता है, छोटा लिख दिए ये वाला है ना, ध्यान देना, राइबोसोम। rRNA क्या बनाता है, बड़ा लिख दें, रुको, rRNA, rRNA, ओहो, rRNA क्या करता है, ये बनाता है राइबोसोम, ठीक है। और टीआरएनए क्या करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टीआरएनए एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्यों बोलते हैं हमको पढ़ना है। और एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सीक्वेंस, है ना, प्रोवाइड करता है सीक्वेंस। इसके बारे में डिटेल में लोग चर्चा करेंगे कि इसमें ट्रांसलेशन में, तो इसको अभी थोड़ा सा रहने दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, सिंपली आपको ये समझना था कि जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाएगा। आरएनए 3 तरह का होता है, एक होता है एमआरएनए, होता है टीआरएनए, होता है आरआरएनए। तो जो टीआरएनए होता है वो जब बनेगा ना, टीआरएनए जब बनेगा ना, टीआरएनए जब बनेगा ना, तो टीआरएनए कैसा दिखाई देगा, टीआरएनए सिंपली ऐसा दिखाई देगा,
ये टीआरएनए, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जो कि आप लोग नहीं पढ़े हो ताना मार देते हैं। बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन वाला टॉपिक में ये बात दिया हुआ है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल अगर है ना, इसमें आप गिन पाओ, लीनियर मॉलिक्यूल अगर है ना, लीनियर मॉलिक्यूल, तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, थोड़ा अगर उलझ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ज्यादा उलझ जाए टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद जब ये थोड़ा सा जब उलझता है ना, थोड़ा सा जब ये उलझता है, ठीक है, ध्यान दो एकदम, थोड़ा सा जब ये उलझता है, कैसे उलझता है एकदम ध्यान दो इसको, कैसे उलझता है ये उलझता है ऐसे, है ना, ये टीआरएनए है, ये पूरा ये टीआरएनए है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा ना, यहाँ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। थोड़ा इसको अच्छा से बनाते हैं, एक सेकंड रुकना। आपको ये जो साइन जो दिखता है ना, प्लस के जैसा साइन, ये जो आपको प्लस के जैसा साइन जो दिखता है, ये प्लस के जैसा साइन कैसे बनता है? ये टीआरएनए का बड़ा सा चेन, ये बड़ा सा चेन कुछ ऐसा उलझ जाएगा, और उलझने के बाद जो स्ट्रक्चर जो बनाएगा, है ना, उलझने के बाद जो स्ट्रक्चर जो बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है, ये आपको दिखाई देता है ऐसा, समझ में आया बात? और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, होता है कैसा? क्लोवर लीफ लाइक। क्लोवर लीफ, देखो इसको थोड़ा सा अगर ऐसे टिल्ट अगर कर दो, है ना, तो ये देखो, ये ऐसा है, बताओ हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। यहीं पर छोटा सा एक होता है वेरिएबल आर्म कहते हैं उसको, जो आप लोग पढ़ते हो, समझ में आया बात? तो ये हो गया पूरा कहानी। अब इसको समझिए एकदम ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये हो गया आपका क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जो होगा एक और स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग कहाँ बनाए इस यहाँ पर, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर, या फिर बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि है कैसा? जो कि है इन्वर्टेड एल के जैसा। इन्वर्टेड एल कैसा होता है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर बना दें एक और, पहला, दूसरा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है, या फिर इसको 3D स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। कैसा होता है ये होता है आपका, ये होता है आपका इन्वर्टेड एल के जैसा। देखो इन्वर्टेड एल कैसा बनेगा, देखो दिख नहीं रहे हम, अब दिखे? ये देख, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एल, ठीक है। आए बात समझ में? अब जो है सो है। अब ये वाला क्या है? तो ये वाला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये वाला अमीनो एसिड है ना, ये अमीनो एसिड है, समझ में आ रहा है बात? इसको दिखाएं,
पूरा समझाएंगे भी, ये स्ट्रक्चर बस आपको बताए, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये नाम कहाँ से आया, ये तीनों चीज है क्या, ठीक है। आओ देखो अब, ये देखो, देख ये समझ में आया है ना, ये कैसा है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये वाला है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। समझ में आया बात, ये देखो है ना, ऐसा यहाँ पर 5 डैश है ना लिखा हुआ, यहाँ पर 3 डैश है ना लिखा हुआ, यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा सेरीन, ठीक है। और ये एंटी कोड क्या है, कोड क्या है, सब आपको अभी मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया कि स्ट्रक्चर जो इस तरह से क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे डिटेल हम लोग पढ़ते हैं इसका, चलो आओ। वाई टीआरएनए इज कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया, ठीक है, समझिए एकदम अच्छे से अब। तो टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, अब सबसे पहले आप समझो कि अडेप्टर का मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड है आपका अडेप्टर लिखा हुआ है, ये अडेप्टर का मीनिंग क्या है, अडेप्टर का मीनिंग है क्या, बताओ। अडेप्टर का मीनिंग क्या है, बताओ। हाँ मतलब ये मोबाइल है, ठीक है, अरे ये है ना अडेप्टर, अडेप्टर जो कि क्या करता है, चार्ज करता है मोबाइल को, है ना। और ये क्या है, मोबाइल है थोड़ा सस्ता वाला, ठीक है। एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये जो अडेप्टर है ये क्या करता है, ये जो अडेप्टर है ये आपका जो मेन करंट जो होता है, ये जो मेन करंट जो दीवार में जा रहा होगा, जो कि मेन करंट कैसा होता है, एसी करंट होता है। इस एसी करंट को ये जो अडेप्टर है वो कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जर, ये जो अडेप्टर लगा हुआ है, जो अडेप्टर लगा हुआ है, अडेप्टर का काम क्या है, ये जो अडेप्टर है, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, ये जो अडेप्टर है, इस अडेप्टर का काम क्या है, इस अडेप्टर का काम है, इस अडेप्टर का काम है कन्वर्ट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसी करंट टू डीसी करंट। समझ में आया बात, ठीक उसी तरीके से जो ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए, ये टीआरएनए क्या करता है, एकदम ध्यान से सुनना बात को, एकदम ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, ये टीआरएनए क्या करता है, ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, एडेनिन है ना, गुआनिन, जी यू इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ध्यान सुनना एकदम, ये क्या है बना हुआ, ये पूरा बना हुआ है मान लो एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या है, ये एमआरएनए क्या है, ये एमआरएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल रखता है, स्टोर करके, है ना, द स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन ये किस फॉर्म में रखता है, ये रखता है, ये रखता है कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में, ना, ये कोड्स लगा हुआ ना, कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में। तो आप इस बात को समझो कि जैसे ही एक टीआरएनए आएगा यहाँ पर, जैसे ही एक टीआरएनए आएगा यहाँ पर, जैसे ही एक टीआरएनए आएगा यहाँ पर, तो ये टीआरएनए क्या करेगा ना, ये टीआरएनए क्या करेगा ना, इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, ठीक है। बोलेगा अच्छा ये AUG है क्या, ये AUG है क्या, ये AUG है क्या, ओके हाँ AUG है ना। तो फिर ये अपना चेकर बोर्ड में ढूंढेगा, ये अपना चेकर बोर्ड में ढूंढेगा, है ना, कहाँ गया भैया चेकर बोर्ड, ये है। तो भाई देखो जरा बताओ, तो AUG जो है क्या बनाता है, AUG क्या बनाता है, कहाँ गया AUG, है ना, ये AUG क्या बनाता है, तो बोलेगा देखो देखो AUG जो है ना MET मतलब मिथियोनिन को बनाता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। ये टीआरएनए को जैसे ही पता चला ना कि अच्छा ये AUG है, ये AUG मिथियोनिन को बनाता है, तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से ये मिथियोनिन को अटैच कर लेता है, ये मिथियोनिन को ये अटैच कर लेता है, ठीक है। किसको अटैच कर लिया, ये किसको अटैच कर लिया, ये मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड को ये अटैच कर लिया। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये टीआरएनए क्या किया, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो जेनेटिक
इंफॉर्मेशन जो कि कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में था, उसको वो कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना, समझ में आया बात। तो क्योंकि जिस तरह से जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है यहां पर ये क्या करता है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो एमआरएनए है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका स्टोर रहता है कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में, तो ये कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में था, इसको रीड करके उसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अडेप्टर मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, समझे बात को। क्यों बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, एकदम ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, है ना। ये क्या लिखे हैं गाइज, दिखाई दे रहा है, हाँ, ये क्या लिखे हैं, बिकॉज 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 इट कन्वर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from coding sequence of nitrogenous base to the sequence of अमीनो एसिड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि अडेप्टर मॉलिक्यूल। ये वाला क्वेश्चन आपका आता है स्कूल एग्जाम में, ठीक है। और ये जो आपका मैंने बीच में जो कराया ये मोबाइल वाली बात, ये समझने के लिए था बस, है ना, ये क्या था, ये कहानी था, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है कोई दिक्कत, है ना। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो समझिए ध्यान से, ठीक है। इसका पहले आप नेमिंग समझो, इसका नेमिंग समझो आप पहले, ठीक है। कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं नेम। तो इसका नेम होता है क्या, इसका नेम होता है sRNA, भी इसका नाम था। इसको बोला जाता है सॉल्युबल RNA, ठीक है। और इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। आप बुक जब पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जेनेटिक कोड के डिस्कवरी से पहले, मतलब जेनेटिक कोड के पॉस्टुलेट होने से पहले इसको सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका नाम दो नाम है ना, एसआरएनए और एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका नेम का बात हो गया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस क्रिक कहता था क्या, ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रांसिस क्रिक कहता था कि भाई ऐसा नहीं है, है ना, कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो जेनेटिक कोड है, ये वाला जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक कोड है, ये वाला जेनेटिक कोड से यही वाला अमीनो एसिड बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये वाला जेनेटिक कोड से यही वाला अमीनो एसिड बनेगा, ये इसको पता है अपने आप से, अपने आप कुछ कुछ हो रहा है। समझे बात को, थोड़ा और बढ़िया से बताते हैं, सुनो। फ्रांसिस क्रिक बोला ना कि ये जो है आपका अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड के पास कोई वैसा स्पेशल फीचर नहीं है कि ये खुद से अपने आप से जाके इस जेनेटिक कोड को रीड कर पाए कि हमको कहाँ पर जाके चिपकना है। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक है। चलिए समझिए बात को एकदम ध्यान से। फ्रांसिस क्रिक क्या बोला भाई, तो ये बोला देयर इज नो special feature in the amino acid for the reading of nitrogenous base, ठीक है। Hence there must be something that can read the genetic code
फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है। अच्छा एक बात और, अब जो लोग ट्रांसलेशन थोड़ा सा पढ़ के आए हो या फिर जो ड्रॉपर बच्चे हो, उनको ये बात पता होगा कि ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि टीआरएनए आएगा और ये एमआरएनए को रीड करेगा। यहाँ पर देखा कि अच्छा एयूजी है, एयूजी मतलब मिथियोनिन होता है, तो मिथियोनिन को अटैच कर लेंगे। ये कहना गलत होता है। ठीक है। सही क्या है? गलत नहीं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ केच है ना, थोड़ा सा केच है, थोड़ा सा कुछ बदलाव है। ठीक है। गलत नहीं है कंसेप्चुअली। ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये चीज़ जब आप ट्रांसलेशन में जब आप पढ़ो पहुंचोगे ना, तब आपको रियल में पता लगेगा कि यहाँ पर क्या बदलाव है। लेकिन पढ़ाते वक्त सभी टीचर्स, मैं भी है ना, ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि भाई ये टीआरएनए है, ये आएगा, इसको ये रीड करेगा, और ये एयूजी है तो ये मिथियोनिन को यहाँ पर अटैच कर देगा। ये सिंपल होता है। ठीक है, समझ में आया बात? ये समझाने का तरीका है। ठीक है, यही वाला बात थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। लेकिन कुछ भी गलत नहीं है तो घबराना मत। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। आपका एनसीईआरटी भी ऐसे ही लिखता है चीज़ों को। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। चलो हम लोग समझते हैं पूरा। ठीक है, बात को समझते हैं कि टीआरएनए जो है वो क्या कैसे होगा इसमें ना, क्या होगा। ठीक है, तो टीआरएनए का ये जो है ना, एकदम ध्यान दो, यहाँ पर वो चीज़ को हम कवर कर देंगे अभी। ठीक है, वो चीज़ को हम अभी कवर कर देंगे। ठीक है, समझना अच्छे से। जो मैंने बताया ना कि कुछ केस है जो आगे समझ में आएगा, आगे नहीं, यहीं पर अभी समझा देंगे हम। ठीक है, हम समझा देंगे, टेंशन ना लो। देखो, ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए को बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटी कोडोन लूप। ठीक है, इसको बोला जाता है एंटी कोडोन लूप। और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से निकला हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल आर्म। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल आर्म। ठीक है, समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसको बोला जाता है अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड। ठीक है, समझ में आया बात? अब ये क्योंकि ऐसे लूपिंग के जैसा बना होता है, ऐसे लूपिंग के जैसा बना होता है, इसलिए आप चाहो तो आप वहां पर आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना, अमीनो एसिड अटैचमेंट लूप कह लो, आर्म कह लो, एंड कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर भी आप लूप कह लो, आर्म कह लो, एंड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, समझना, एकदम ध्यान से सुनना, पहले पहले सुनना अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान दो, जो टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए में यहाँ पर ये वाला, इसको 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 बोला गया है एंटी कोडोन लूप। क्यों बोला है एंटी कोडोन लूप? क्योंकि अब मान लो कि यहाँ पर ए यू जी, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो कि यू यू और यू है ना, यहाँ पर मान लो कि जी यू जी। ठीक है, तो ये जो टीआरएनए है, इसको जब ये रीड करने आएगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि कहां पर चिपकना है? तो इसी कारण से ये जो चीज़ है जिसको आप कहते हो जेनेटिक कोड, या फिर आप इसी को कहते हो कोडोन। ये जो कोडोन्स है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला बेस सीक्वेंस ऑलरेडी यहां पर मौजूद होता है। समझे बात को? मतलब ये टीआरएनए में इसको कहां पर जुड़ना है, कहां पर इसको चिपकना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर मौजूद होता है। समझे बात को? सपोज दैट मान लो कि ये टीआरएनए, आपको पता है कि ये टीआरएनए जुड़ेगा एयूजी से आके, तो एयूजी का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा हो गया क्या? यू, है ना। ए का उल्टा टी होता है, लेकिन ये आरएनए का बात कर रहे हैं हम लोग, ये टी आरएनए, ये एमआरएनए, तो ए का उल्टा टी होता है, लेकिन टी की जगह पर यू हो जाएगा। ए का उल्टा यू हो जाएगा, यू का उल्टा ए हो जाएगा, जी का उल्टा सी हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यू ए सी मौजूद होता है। ठीक है, तो क्योंकि यू ए सी मौजूद है पहले से ही, और ये टीआरएनए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि यहाँ पर मान लो एमआरएनए है, ये वाला एमआरएनए है, और ये टीआरएनए कहीं पर हवा में ऐसे घूम रहा है, और ये टीआरएनए को पता चला अरे मेरे पास तो यूएसी है, तो मैं किससे जुड़ूंगा, मैं किससे चिपकूंगा? तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री, अपना कैलकुलेशन दिमाग में कर लेता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकना, साइलेंट कर दिए, रुक जा। हाँ,
तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो ये क्या है mRNA। ये tRNA कहीं पर हवा में घूम रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये टीआरएनए के पास मान लो यूएसी है, ठीक है। तो ये अपना दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है पहले ही कि भाई मैं किससे जुड़ूंगा। यूएसी है मेरे पास, तो इसका उल्टा क्या होगा, यू का उल्टा ए का उल्टा यू, सी का उल्टा जी, ए यू जी होगा क्या। चलो तो खोजते हैं ए यू जी कहाँ, ए यू जी कहाँ, ए यू जी कहाँ। अच्छा ए यू जी यहाँ पर है, तो ए यू जी यहाँ पर जाकर के ये जुड़ जाता है। समझ में आया बात। अब क्योंकि इसको पहले से पता है कि अच्छा मैं जाकर के ए यू जी से जुड़ूंगा क्या। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। ए यू जी जो है क्या कोड करता है भाई, ए यू जी क्या कोड करता है भाई। तो ये जो है ना चेकर बोर्ड में गया और चेकर बोर्ड में जाकर के देख लिया कि ए यू जी मिथियोनिन को कोड करता है। ए यू जी से मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये पहले से हवा में ही है, पहले से ही है, उधर से चिपका करके ले करके आएगा। किसको लेकर के आएगा, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड को ये लेकर के आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको बोल देते हैं, लिख देते हैं MET, है ना, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड है यहाँ पर। समझ में आया बात। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अमीनो एसिड अटैचमेंट लूप या अमीनो एसिड एंड, है ना, अटैचमेंट एंड लूप या आर्म, है ना। समझ में आया बात पूरा। तो ये वाला एंड क्या है, अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड है। और ये वाला क्या है, एंटी कोडोन लूप है या फिर आर्म है, जिसमें आप अगर चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो that contains एंटीकोड्स। और एंटीकोड्स का मतलब क्या है भाई, एंटीकोड्स का मतलब क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री टू जेनेटिक कोड, है ना। एंटीकोड्स का मतलब क्या होता है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री टू जेनेटिक कोड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन्स। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा बात टीआरएनए का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक कहते हैं कि भाई कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है अमीनो एसिड के पास कि वो रीड कर पाए नाइट्रोजनस बेस को। इसीलिए ज़रूरत होता है किसका, कोई ऐसा चीज़ का जो कि रीड कर दे जेनेटिक कोड को, है ना, फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। तो ये टीआरएनए है, फिर से सुनिए ध्यान से, टीआरएनए है ये, यहाँ पर एमआरएनए होगा कहीं पर, ये एमआरएनए होगा कहीं पर, ठीक है। यहाँ टीआरएनए कहीं पर हवा में ऐसे घूम रहा होगा और इसके पास मान लो कि यूएसी है, ठीक है। तो ये हवा में कैलकुलेट कर लेगा कि अच्छा यूएसी का उल्टा एयूजी होता है, ओके, एयूजी का मतलब क्या होता है, मिथियोनिन होता है। तो ये मिथियोनिन यहाँ पर अटैच कर लेगा और उसके बाद ये एयूजी को खोजेगा, एयूजी तुम कहाँ हो, जहाँ पर रहेगा वहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाओ, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या हुआ। अब ना थोड़ा सा ये एनसीईआरटी पढ़ना है अपने को, और एनसीईआरटी का स्लाइड मैं लाना भूल गया हूँ। अभी जस्ट एक सेकंड रुक जा, मैं अभी फटाक से एनसीईआरटी का मैं स्लाइड यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। सॉरी। थोड़ा सा बस एक सेकंड लगेगा। चलो WPS खुल गया, बढ़िया। पहुंच गए बाबू, पहुंच गए, बस सब्र करो, सब्र। गुड, वी आर गुड टू गो। चलिए आइए,
स्टार्ट करें? टीआरएनए अडेप्टर, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, बेइज्जती करा देता यार तो। दिख भी नहीं रहा होगा ना आप लोग को, ब्लर हो गया। फोन पास में लाएं क्या? अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ गुड। देखो ध्यान दो, हो कि चले गए हो अब तक? कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले जा चुके होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो शुरू से ये बहुत क्लियर है कि फ्रांसिस क्रीक जो है ना, ये बात कहते हैं कुछ तो मैकेनिज्म होता होगा जो कि कोड्स को रीड करता होगा, है ना। क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है कि वो रीड कर पाएगा कोड को यूनिक तरीके से, इसलिए वो पोस्टुलेट करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब जो टीआरएनए है उसका डिस्कवरी कौन करते हैं? उसका डिस्कवरी करते हैं फ्रांसिस क्रीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इनडायरेक्टली लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। दैट वुड ऑन हैंड, हाँ देखो ध्यान दो, दैट वुड ऑन वन हैंड रीड करेगा कोड को और अदर हैंड में वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। और जो टीआरएनए उसको फिर बोलेंगे एस आरएनए, सॉल्युबल आरएनए बोलेंगे कब? was known before the genetic code was postulated, ये बात मैंने आपको बताया, ठीक है। however its रोल क्या है? अडेप्टर मॉलिक्यूल का रोल है ना, असाइंड है मच लेटर, उसके बाद में उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल उसको बोला गया, क्योंकि जो टीआरएनए है उसका एंटी कोडोन लूप होता है जो कि क्या करेगा, एंटीकोडोन लूप में क्या होता है, बेसिस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड होता है ना। उसको हम लोग अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अच्छा दूसरा, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जिसमें क्या होता है, बाइंड करता है अमीनो एसिड, ठीक है। टीआरएनए जो है बहुत स्पेसिफिक होता है, जो कि एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड को ही वो रीड करेगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। फॉर इनिशिएशन, अब ध्यान दो, अगर मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये आपका एमआरएनए है और एमआरएनए में जो है ये बात बताए थे जेनेटिक कोड में, हाँ बताए थे जेनेटिक कोड में कि ए यू जी को क्या बोला था, उसको बोला जाता है इनिशिएशन कोडोन, क्योंकि यहीं पर से जो है स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है, सॉरी ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पर ए यू जी नाम का अमीनो एसिड होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ए यू जी को अगर आप स्टार्ट कोडोन कहते हो या फिर इनिशिएशन कोडोन कहते हो, तो इससे जुड़ने वाला जो टीआरएनए होगा, इससे जुड़ने वाला जो टीआरएनए होगा उसको भी स्पेशल नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको? अगर इनिशिएशन कोडोन कह रहे हो, इनिशिएटर कोडोन कह रहे हो, तो इसको भी इनिशिएटर टीआरएनए कह देंगे। देखो लिखा इनिशिएटर टीआरएनए, है ना। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडोन। हाँ स्टॉप कोडोन जो है, सुनो ध्यान से सुनो, अगर टीआरएनए अगर कोई अमीनो एसिड को अगर कोड करता है और ये कह रहे हैं कि, सुनो फिर सुनो, टीआरएनए क्या करता है? कोडोन्स को रीड करता है और अमीनो एसिड को अटैच करता है। अगर ऐसा है तो फिर स्टॉप कोडोन, है ना, स्टॉप कोडोन किसी भी तरह का अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। और अगर स्टॉप कोडोन के लिए अगर टीआरएनए अगर आ जाएगा तो फिर ये भी किसी को कोड करने लग जाएगा ना। इसीलिए स्टॉप कोडोन अगर है जिसको कि कोड नहीं करना है, तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए है ही नहीं। समझ में आया बात? ठीक है, तो क्या बोला, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है वो दिखता है कैसा? क्लोवर लीफ जैसा। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है जो टीआरएनए का वो कैसा है? इन्वर्टेड एल के जैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर बोल लो या फिर 3D स्ट्रक्चर बोल लो। कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? अच्छा हाँ पूरा दिख रहा है अब, हाँ अब दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम? टाइम भी बहुत हो गया, 12:30 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तेरे को बताओ? नहीं ना? ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, आओ। और कुछ क्वेश्चन रह गया था ना अपना, कुछ क्वेश्चन रह गया था भाई, जो मैंने आपको बताया कि टीआरएनए पहले पढ़ लो फिर मैं आपको कराऊंगा। कहाँ गया? हाँ चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है। सुंदर क्वेश्चन है, एकदम सुंदर क्वेश्चन, एकदम ध्यान दो। मस्त क्वेश्चन है ये। अगेंस्ट द कोडोन, कोडोन क्या है भाई? कोडोन 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 ये क्या है? सॉरी इसको थोड़ा नीचे बनाओ। ये क्या है? ये है तेरा एम आर एन ए। ये 5 डैश यहाँ और 3 डैश यहाँ। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए यू जी, है ना। ओहो,
कैसे लिखता है मास्टर? AUG कोडोन में क्या AUG नहीं रहे, UAC है। हाँ, कोडोन में क्या 5 to 3 में UAC। तो यहाँ पर हो जाएगा U, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा C। ठीक है। What would be the sequence of एंटीकोडोन? एंटीकोडोन का सीक्वेंस क्या होगा tRNA का? तो tRNA का जब आप बनाओगे, tRNA का जब आप बनाओगे तो यहाँ पर मान लो कि ऐसे tRNA है, ठीक है, tRNA है ना। तो ये जो tRNA यहाँ पर अगर UAC है तो U का उल्टा हो जाएगा A, और A का उल्टा हो जाएगा U, और C का उल्टा हो जाएगा G। और इस बात को आप समझो, एकदम ध्यान से समझो। ये क्या है? UAC का AUG हो जाएगा। अब देखो एक बात समझो, tRNA का जब आप रियल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना, तो रियल स्ट्रक्चर आपके बुक में कैसा है मालूम है? आपको याद हो जाएगा कि हाँ UAC का उल्टा AUG होगा, लेकिन रियल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है किताब में आपका। एकदम ध्यान दो, कुछ ऐसा है आपके इस किताब में। ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर है 5 डैश, यहाँ पर है 3 डैश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर UAC है तो यहाँ पर हो जाएगा A, U और G। अब इसको आप देखो, देखो ये वाला 5 है ना, ये वाला 5 है, ये वाला 5 यहाँ है ना, ये वाला 5 यहाँ है, और ये वाला 3, मतलब यहाँ पर 3। समझ में आ रहा है बात? मतलब AUG भी क्या हो जाएगा 5 to 3 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर mRNA अगर UAC है तो ये जो tRNA जो है इसका भी क्या हो जाएगा? देखो ना, अब देखो, ये देखो, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो है, ये देखो सेम टू सेम, डायरेक्ट छाप दिया है, दिया वो देखो, यहाँ पर है 5, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, ध्यान देना एकदम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 5 है ना, मतलब ये वाला हो जाएगा 5, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 3। तभी तो मेरे को लग रहा था कुछ मिस्टेक हुआ है। अब ये जो tRNA देखो, यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर होता होगा 5। मतलब ये जो mRNA है, ये जो mRNA है, यहाँ पर अगर 5 डैश है, यहाँ पर अगर 3 डैश है, तो यहाँ पर भी क्या 3 डैश टू 5 डैश है, और ये क्या है AUG हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 डैश टू 5 डैश AUG। लेकिन ये आपका ऑप्शन में है ही नहीं, चेक करो एक बार। कहाँ चला गया यार? हाँ, है ना। समझो एकदम अच्छे से, AUG, ठीक है, 3 to 5, ये आंसर में है कहीं पर, देखो AUG 3 to 5 नहीं है, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे A, ओहो, AUG 3 to 5, इसका आंसर हो जाएगा A। समझ में आया बात? थोड़ा सा ये वाला मिस्टेक हुआ है ना, आपको वहाँ से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि किस तरह से ये जो अगर mRNA है, अगर ये अगर mRNA है और यहाँ पर अगर 5 to 3 है, तो ये tRNA का जो लूपिंग जो होता है वो लूपिंग ऐसा होता है कि यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना, और ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस अगर मैच अगर नहीं कर रहा है तो सीक्वेंस को इधर से मत पढ़ो, इधर से पढ़ो, हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें है? ठीक है, कोई बात नहीं, मास्टर कोई फंस जाता है, ठीक है। चलो आओ, इसको मिटा दो, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो सिंपली, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। आए वापस अगला वाला क्वेश्चन में। और देखो ये सब तो हो गया। द कोडोन AUG, हाँ ये वाला बढ़िया क्वेश्चन करा चुके हैं, ये वाला पिछला क्लास में। AUG ये जेनेटिक कोड का, AUG अगर कोड करता है मीथ्योनिन के लिए, है ना, स्टेटमेंट द कोडोन AUG कोड फॉर मीथ्योनिन एंड फिनाइल एलानिन, ठीक है। इस फिनाइल एलानिन के लिए तो UUU कोड करता है भाई। AAA एंड AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, नहीं, ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन किया हुआ। इसमें से और कोई क्वेश्चन वैसा नहीं अब। ठीक है, चलिए। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जेनेटिक कोड को हम लोग बहुत शानदार तरीके से हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है अच्छे से ना? ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छे से।